क्लास 12th में अकाउंट्स में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। तो आज रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि मीनिंग क्या होता है रेशियो का। देखिए, अब रेशियो का मैंने बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, जो दो संख्याएं दी हुई होंगी या दो जो आपके पास सूचना उपलब्ध होगा, तो दो जो रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड ए रेशियो। अब क्या बोला गया कि रिलेशनशिप दो जो सूचनाएं दी हुई होंगी उनके बीच में जो अर्थमेटिकल जो है रूप में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेशियो। अब अकाउंट्स में जो हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं मुख्य रूप से उसको कई भागों में, आज हम सिर्फ आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि कितने प्रकार का यहाँ पे रेशियो एनालिसिस पढ़ना है और उसमें कौन कौन से हम लोग के फॉर्मूले रहते हैं दिए हुए। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे रेशियो एनालिसिस में इसको चार पार्ट में मैंने बात करके समझाया है। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो, उस पर सॉल्वेंसी, फिर एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है कि अल्पकाल में जो कंपनी या जो संस्था होगा, जो व्यावसायिक संस्थाएं होंगी, उनके भुगतान करने की क्षमता क्या होगी। सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत यहाँ भी भुगतान करने की क्षमता को ही हम लोग जांचते हैं, परखते हैं, लेकिन दीर्घकालीन। एक्टिविटी में देखेंगे कि जो संस्था चल रहा है वो किस अनुपात में अपने काम को कर रही है, उसको हम लोग जांचेंगे यहाँ पे। और लाभदायकता अनुपात में लाभ को जांचते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट की जो क्षमता है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो हम लोग को पढ़ना होता है। पहले को बोलते हैं करेंट रेशियो, चालू अनुपात या करेंट रेशियो बोलते हैं। चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चंस को बनाने में आपको आसानी होती है। इससे क्वेश्चन भी निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं 8 मार्क्स के। अब एक करेंट रेशियो में फॉर्मूला क्या हुआ, करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट एसेट्स में किसको लेंगे, चालू संपत्तियों को लिया जाएगा। इससे मुख्य रूप से रोकड़ होता है, बैंक में जमा राशि होती है, देनदार होते हैं, इसके अतिरिक्त जो है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है। और करंट में जो आप फॉर्मेट में देखेंगे करंट में क्या क्या चीज़ होती है उन सभी को ले लेंगे। प्राप्त विपत्र हो सकता है। तो इन सब को जोड़ने के बाद अगर दिया हुआ है डायरेक्ट तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे, अगर दिया हुआ नहीं है अलग अलग रूप में लिखा हुआ है तो करंट एसेट्स को छांट करके अलग लिखना पड़ेगा आपको। तो करंट एसेट्स को अलग लिख लीजिए, टोटल जितना करंट एसेट्स आएगा उसको ऊपर लिखना है। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, जो आपको 1 साल के अंदर इसका भुगतान करना है। करंट एसेट्स में जो ऐसे संपत्तियां जो प्राय 1 वर्ष के अंदर रुपये में हों या रुपये में बदल जाती हैं। और करंट लायबिलिटीज में जिसको 1 साल के अंदर भुगतान करना होता है, कौन कौन सा हो सकता है, मुख्य रूप से लेनदार हो सकते हैं जिसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, देय विपत्र हो सकता है, आदत व्यय हो सकता है। इस प्रकार का जो दायित्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। तो जोड़ करके या दिया हुआ है सीधा सीधा तो उसको नीचे लिखिए यहाँ पर। प्राय जो इसका अनुपात बेहतर में माना जाता है, जो स्टैंडर्ड है 2:1 है। देखिए, तो आप इसको निकालेंगे। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि फार्मूला समझा रहा हूँ आपको आज। दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो। अब इसी को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड करेंट एसेट्स में क्या अंतर होता है, तो अगर करेंट एसेट्स में दो चीज़ें आप घटा दें, देखिए ध्यान रखिएगा, एक स्टॉक जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं और दूसरा है अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को घटा दीजिए। किसमें, करेंट एसेट्स में। तो आपका जो बचेगा वो लिक्विड एसेट्स होगा। और करेंट लायबिलिटीज में कोई अंतर नहीं है। इसका जो स्टैंडर्ड माना जाता है 1:1 माना जाता है। यानी संस्था के पास करेंट लायबिलिटीज भी एक है और करेंट एसेट्स भी एक है, लिक्विड एसेट्स भी एक है। अगर दोनों बराबर हैं तो जो संस्था है उसकी तत्काल भुगतान करने की क्षमता बिल्कुल ठीक है। इस तरह से करंट रेशियो में 2:1 माना जाता है इसका बेहतर। यानी लायबिलिटी आपका 1 है और एसेट्स कितना है, 2 रहेगा। मतलब दुगना अगर संपत्ति है, चालू संपत्ति है और दायित्व उसका आधा है तो इसके भुगतान करने की क्षमता ठीक होगी। इसी प्रकार सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी में दीर्घकालीन। अब फार्मूला में फर्स्ट फार्मूला जो बहुत बार पूछा जाता है वो बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी का फार्मूला क्या होगा, डेब्ट बाई इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बगल में लिख भी दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो दीर्घकालीन दायित्व होंगे उसको लिखना है आपको। जो मुख्य रूप से इसमें डिवेंचर्स वगैरह आते हैं, जो बैंक वगैरह से जो लोन आपने दीर्घकालीन के लिया है उसको लिया जाता है। इस तरह से इक्विटी का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर्स का हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है और रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों को जोड़िएगा तब आपका शेयर होल्डर्स फंड आएगा। इसको दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका भी 2:1 ही बेहतर माना जाता है। चलिए, टोटल एसेट्स टू डेब्ट। अब टोटल एसेट्स टू डेब्ट
तो फॉर्मूला याद रखना भी देखिए इसमें से आसान है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट, टोटल एसेट्स ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, डेप्ट। डेप्ट का मैंने अर्थ बताया है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, और टोटल एसेट्स तो आपका दिया हुआ होता है। ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर टोटल एसेट्स में कोई फिक्टिरियस एसेट्स अगर शामिल है, जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर्स, अगर अभी तो नॉर्मल नहीं रहता है यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज में, लेकिन अगर प्रीलिम एंड एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन शेयर्स वगैरह लिखा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तब आप यहाँ पे टोटल एसेट्स लिखेंगे। इस तरह से प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इक्विटी बाई टोटल एसेट्स। टोटल जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर कोई फिक्टिरियस है तो माइनस कर दीजिएगा, और इक्विटी का अर्थ मैंने बता दिया है शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी बाई टोटल एसेट्स का अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका निकल जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। इसी तरह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी जिन लोगों का ब्याज इंटरेस्ट मिलता है उनको मिलने का भाई क्या यहाँ पे स्थिति है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए कंपनी क्या है, ब्याज तो देना अनिवार्य है, चार्ज हो जाता है एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है और प्रॉफिट में कितना हिस्सा आप ब्याज के रूप में देंगे, इसका तुलना करने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह पे जो आप देते हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसी प्रकार से एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी को अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको फॉर्मूला क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब जितना आप हमेशा औसत आपके पास जो माल रहता है, स्टॉक रहता है, उसका कितना गुना आप बेच पाते हैं, कितने गुने मूल्य का माल बिक जाता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या था इन्वेंट्री टर्नओवर का, आप देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचते हैं उसका लागत कितना है, उसे लागत से देखिएगा, यहाँ पे लागत दिखा रहता है। तो कॉस्ट लेना है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। देखिए जितना भी टर्नओवर में आप ध्यान रखेंगे, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर तो नीचे क्या है, एवरेज इन्वेंट्री लिखा हुआ है, और इसका तुलना किससे करेंगे, जो माल आपने बेचा है। तो जितना हाइयर होगा उतना बेहतर है, जितना गुना माल रखते हैं 5 रुपये का और उसको अगर 50 रुपये का साल में बेच देते हैं 50 पर लागत का माल, तो 10 टाइम्स है या और इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है आपको। तो इसको हमेशा टाइम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटस टर्नओवर रेशियो या डेटा या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें भी देखिए नीचे क्या है, एवरेज डेटस है, और ऊपर में देखिए आप फॉर्मूला आप कैसे ध्यान में रखेंगे, डेटस का रिलेशन किससे होता है, देनदार किसको बोलते हैं, जिसको आपने माल उधार बेचा है उन लोगों से पैसा जो आपको मिलना है। तो डेटस टर्नओवर रेशियो अगर लिखेंगे यहाँ पे तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर्स। इस तरह से क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में आप देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है, एवरेज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का किस रिलेशन होता है, परचेस से। कौन सा परचेस, क्रेडिट परचेस। तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर्स। वर्किंग कैपिटल रेशियो में ध्यान रखेंगे, इसमें कॉस्ट से मतलब नहीं होता है, नेट सेल्स से मतलब होता है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर नेट सेल्स का फिगर नहीं दिया हुआ है, सेल्स नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा, कॉस्ट को ही सेल्स मान लेंगे। लेकिन अगर सेल्स निकालना जहाँ पे संभव है, आप किसी न किसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सेल्स को लिखा जाए। अगर बिल्कुल संभव नहीं है तब आप कॉस्ट के फिगर को लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स बाई वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल आपको मालूम है किसको बोलते हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसमें 2 फॉर्मूले और 2 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ बताया डेटस टर्नओवर रेशियो, आप माल उधार बेचते हैं तो कितने दिनों के अंदर पैसा मिल जाता है आपको, मैंने आपको जो एवरेज रिसीवेबल पीरियड्स है, जो टाइम है वो क्या है। तो अगर इसको माना जाएगा तो आप क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर रिसीवेबल निकालने के लिए बोला गया तो 365 डिवाइड बाई डेटस टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देगा, या 365 और ये फॉर्मूला उलट दीजिएगा, इनटू कीजिएगा एवरेज डेटस डिवाइड बाई नेट क्रेडिट सेल्स। इस तरीके से यहाँ पूछता है कभी कभी एवरेज कितने समय में आप पेमेंट करते हैं, एवरेज पेमेंट डेट क्या है आपका। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को उलट करके 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो चीज़ निकल जाता है आपको। इसे प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए प्रमुख रूप से 4 या 5 आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4-5 तरीके का रहता है इसमें। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत आसानता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, अगर सेल्स किया है, कुछ माल वापस हुआ है तो माइनस कर दीजिए। तो जीपी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब ये परसेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो जीपी रेशियो बराबर जीपी बाई नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो होगा तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लीजिएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अब यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में आया कि जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, यानी उसमें इक्विटी शेयर्स का भी, प्रेफरेंस शेयर्स का भी, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म जो लोन ले रखा है, उन सब को जोड़िएगा तब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। ये अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स से और ब्याज देने से पहले का जो लाभ है उसको लेना है, बिफोर वाला लेना है यहाँ पे, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 कीजिएगा तो आपका कितना रुपया उन लोगों को कितना परसेंट लाभ मिल रहा है या कितना परसेंट मिल रहा है, ये निकल जाएगा आपका। अच्छा, इसमें देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन कभी भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मैंने बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100। अगर क्वेश्चन में पूछता है ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट शब्द नहीं इसमें लगा हुआ है, तब आप देखेंगे नीचे तो नेट सेल्स ही रहेगा, लेकिन ऊपर देखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कीजिएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम अगर दिया हुआ है तो घटा करके जो आएगा उसको डिवाइड करना है नेट सेल्स से और मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा कि कितना है ऑपरेटिंग रेशियो। इस तरह से मैंने आज कोशिश किया है आपको कि रेशियो एनालिसिस में जो हेड्स में बांट करके लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इसके बाद में आपको एक्टिविटी और प्रॉफिट रेशियो के जो फार्मूले होते हैं उन सभी फार्मूलों को मैंने बताने की कोशिश की। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए अलग से, ताकि आप इसको बार बार कॉपी में भी देखते रहिए, याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू। और लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर्स जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में बेहतर होगा कि आप इस सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए अलग अलग, कि जैसे आप यहाँ फर्स्ट मैंने लिखा लिक्विडिटी में कौन कौन से होंगे, सॉल्वेंसी में क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होगा, एक्टिविटी में क्या होगा, चारों को अलग अलग बांट करके सारे फॉर्मूले अलग अलग लिखिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू।